कि ये क्रिप्टो स्पेस है क्या, इस स्पेस में क्या हो रहा है, ये किस तरह की दुनिया है। चाहे 2009 में अगर आप बिटकॉइन माइन करते तो 200 बिटकॉइन आप 2 से 3 दिन में माइन कर सकते थे, और आज अगर आप 0.01 बिटकॉइन माइन करते हैं तो आपको शायद 150 साल लग जाए। शायद मैं काफ़ी लेट आया इस मार्केट में, ओके, और मुझे रिग्रेट है कि मैं इस मार्केट में लेट क्यों आया। अगर कोई बिगनर आता है तो कितने अमाउंट से वो इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आपके पास, जैसे आपने बताया कि अगर $100 है, तो अगर आपने $80 से स्टार्ट किया कि तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। कॉइन सिलेक्शन हम्म, कैसे मतलब करनी चाहिए किसी भी इंसान को जो इस बिजनेस में आ रहा है। लेट्स सपोज के $20 के साथ मैं आना चाह रहा हूँ, हम्म। ठीक है, एंड आई हैव $100, बट मैं $20 के साथ इस बिजनेस में आना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे कौन सा कॉइन किस कॉइन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। आप सबसे पहले तो coinmarketcap.com पे जाएं। सही। इस पे आप ब्राउज़ करें, आपके पास ट्रेंडिंग कॉइन्स आएँगे तकरीबन 100 के करीब। ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन है। सही। अब आपने देखना है कि आप किस तरफ खुद को समझते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप एआई की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे अभी ट्रम्प की इनॉग्रेशन हुई, आपको पता है इलॉन मस्क की जो डॉज कॉइन एक कॉइन है, उसके साथ जितनी वाक़फ़ियत है। तो अगर कोई बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े लोग या बड़ी सेलिब्रिटीज़ अगर कोई एक भी बयान दे देते हैं किसी कॉइन के बारे में, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन एक जगह जमा हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने देखना है कि मार्केट ट्रेंड में कौन-कौन सी है। अगर एआई का कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छी है, जो कि बहुत ग्रो कर रही है, आपने उसके बारे में पढ़ना है। और एआई का एक कॉइन की लिस्टिंग अलग होती है। इसी तरह मीम्स कॉइन आपने सुना होगा आजकल, जी। हम मीम्स देखते भी रहते हैं अक्सर। जी बिल्कुल। तो उनकी यूटिलिटीज़ नहीं होती, बट क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशन बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं, यानी अगर अली साहब और साद साहब ने अगर मोटा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट की मैनिपुलेशन ऊपर चली जाएगी। और अगर मैं पैसा विथड्रॉ कर लूँगा, तो मार्केट की वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो जितने कम टाइम में जितने ज़्यादा लोग एक मार्केट में एक दफ़ा एंटर होते हैं, उसकी मार्केट से वॉलेटिलिटी आती है। वो डाउनवर्ड भी हो सकती है, वो अपवर्ड भी हो सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी मेंटर हो, ठीक है? मैंने जिनसे सीखा, वो ऑब्वियसली एक ही नाम आपको पता है पाकिस्तान में, वक़ार ज़का। लेकिन उनके नाम पे भी लोग कहते हैं कि भाई हमने सीखा उनसे, और वो अब आप देखें वही बंदा, जब वो कह रहा था कि 2016 में कि मैं पाकिस्तान का कर्ज़ा माफ़ करवाऊँगा। मैं सारी चीज़ें जो है वो डेवलप करके दूँगा, आपके पास पैसा ही दो, मुझे आप 30 लोग दे दें। आई थिंक पेशावर में उन्होंने माइनिंग भी की थी, जी बिल्कुल। और उनके पास शाल काफ़ी में। टीम थी, और उनका आई थिंक टीम वक़ार के नाम से भी उनका आई थिंक वेबसाइट उनकी चल रही है। मैंने उनका कोई कोर्स जॉइन नहीं किया, बट आप ये देखें कि उसी शख्स से मैंने सीखा। सीखा। और सीखा इसलिए क्योंकि उस बंदे ने मुझे जो बेसिक्स बताई, वो ये नहीं थी कि मैं उनका कोर्स सीख लूँ, मैं उनको पैसे दे दूँ। उनका यही था भाई कि अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं एक सर्टेन पॉइंट तक आपको एक सोफ़ा से मैं एक दरवाज़े तक लेके जा रहा हूँ। उस दरवाज़े के बाहर दुनिया जो है वो आपने खुद देखनी है। अच्छा, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि वक़ार ज़का ने पेशावर में केपीके में जी। और उसमें केपीके गवर्नमेंट का भी रोल था एक, जी, वो ऐसे ही? सही है उनका, बिल्कुल ऐसे ही था। जी। तो क्या उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकला उसका, उस सारी देखिए, माइनिंग का? 2012 में जब माइनिंग स्टार्ट, मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा बैकग्राउंड कि 2012 में जब माइनिंग स्टार्ट हुई, मैंने आपको बताया कि 50 बीटीसी पर ब्लॉक हमें माइनिंग पे मिलते थे। ठीक है। वो रिवॉर्ड हाफ़ हो गया 2016 में। सही। तो उनको ये पता था कि आगे जाके हमारे लिए माइनिंग करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटेशन पावर चाहिए होती है। जितने भी जो भी अभी हमारी ऑडियंस है, अगर किसी ने माइनिंग की है, कोई माइनर है, तो उसको पता होगा कि जीपीयूज़ और पूरा एक इकोसिस्टम बैठता है। इस पे हज़ारों आपके जो हैं वो आपके केबल्स, आपके जीपीयूज़ एक साथ होते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा माइनिंग होती है। अच्छा, माइनिंग की बात कर लें तो माइनिंग बेसिकली वो माइनर जो होता है वो क्रिएटर होता है किसी भी ब्लॉकचेन का। क्योंकि वो माइन करता है, वो रिवॉर्ड लेता है। यानी मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी, और जो 0.002% बचे वो माइनर को जाते हैं। इस तरह से पैसे बढ़ते हैं, और फिर हर 4 साल बाद वो रिवॉर्ड आधा हो जाता है। वकार ज़का ने कहा कि मैं आपको आपके कर्ज़े माफ़ कर दूँगा। आप मुझे माइनिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स दें, बड़े पैमाने पे आप माइनिंग करें और इसमें इन्वेस्ट करें और उसको रेगुलेट करें। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट डर गई क्या? अ, हमारे नॉट की क्या बोलें, इस पे तो कमेंट नहीं कर सकता, बट ये है कि मैं समझता हूँ कि नुकसान हुआ है बहुत नुकसान। बड़े पैमाने पे, क्योंकि जब दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हमने नहीं उठाया, तो हमारा फ़ायदा तो नहीं हुआ। कौन दूसरे लोग? एक कंट्री है एल सल्वाडोर, आपने देखा होगा। ओके। मैंने उसके बारे में ही पढ़ा था कि वो कहते हैं ना, जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो फ़िक्र नहीं करता कि वो बिल्कुल क्या ऐसे। चीज़ अडॉप्ट करता है। बिल्कुल ऐसे। दे हैव अडॉप्टेड बिटकॉइन, और वो बाकायदा जो है, मैंने ये भी पढ़ा था कि वो पिज़्ज़ाज़ भी जो है ना वो डिलीवर करते थे थ्रू बिटकॉइन। जब उस वक़्त जो मालियत थी बिटकॉइन की, हुँ। वो नॉट अराउंड आई थिंक 200 पीकेआर, 200 पीकेआर इन एंड आप डॉलर्स में हिसाब लगा लें, तो वो जो
$2 $3। जी। तो लोग इसमें ट्रांज़ैक्शन बाकायदा करते थे। ना आजकल फ़ेसबुक आज पे उनके पास सॉरी एक वीडियो चल भी रही है ना कि एक बंदे ने 3 पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए थे और वो 6 बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। बिटकॉइन्स उसने आज दे दिए रिग्रेट थे। कर रहे हो। जी, जी, आज वो रिग्रेट कर इस तरह से ट्रांज़ैक्शन होती थी और आज उनके पास सबसे बड़ी एडॉप्टेशन है बिटकॉइन की। उसके बाद आपने सुना होगा एक क्राइसिस आया था 2008 में, थोड़ा-सा फाइनेंशियल टर्म मैं बता रहा हूँ। बिटकॉइन का जो पहला जो एक आर्टिकल आया था पब्लिश, जो कि सतोशी नाकामोटो ने किया, ठीक है? ही वाज़ अ फाउंडर ऑफ, कह सकते हैं आप, बिटकॉइन। उससे 1 साल पहले या उसी साल में लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस आए थे। ओके, और उसमें आप ये देखें कि जो एक कंपनी है ब्लैक रॉक, जिसका नाम है, आपने सुना होगा इसके बारे में, वैनगार्ड, दे आर जायंट्स, ओके, और जेपी मॉर्गन, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ अमेरिका, इन लोगों तक के हाथ पैर फूल गए कि जो क्राइसिस आया था। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही सीईओ था, जो अभी फिलहाल सीईओ है, उस वक्त तो नहीं थे वो, लैरी फ्लिंक, जो ब्लैक रॉक के अभी जो है वो सीईओ है। उन्होंने बाकायदा सपोर्ट किया इस पूरे क्राइसिस को, जो कि वर्ल्ड, मतलब ऑब्वियसली हमारा जो भी ग्लोबल करेंसी है दैट इज़ डॉलर। जी, बिल्कुल। डॉलर से हमें पाकिस्तान में फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या अमेरिका बैठ के अपने बैंक्स में कोई प्रिंट थोड़ी कर रहा है पैसों को? उसके पीछे भी फेडरल रिज़र्व बैठा हुआ है, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं तमाम बैंकिंग सिस्टम्स को। तो उन्होंने भी वहाँ पे हाथ-पैर टेक दिए कि भई अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो क्राइसिस बहुत बड़े क्राइसिस थे। उसके वेरी नेक्स्ट ईयर, वेरी फ्यू मंथ्स आई मीन, ये जो डिजिटल एसेट्स हैं, इसका जो है इसकी इनोवेशन हुई। सो कहने का मकसद ये है कि जो आज बड़ा इंस्टीट्यूशन जो बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है, दैट इज़ ब्लैक रॉक। और आप ये समझ लें कि वॉलेटिलिटी ये है कि अगर मैं 100 बिटकॉइन का मालिक हूँ और अगर मैं 90 निकाल के बेच दूँ, तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आएगी, उससे मार्केट डाउन जाएगी। और अगर किसी के पास हज़ारों बिटकॉइन है और अगर वो बेचता है या फिर वो उसको ट्रेड करता है, तो उसका जो वॉलेटिलिटी है वो तो अप एंड डाउन होगी होगी। आप और मुझ जैसे लोगों पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने बिटकॉइन पे तो इन्वेस्ट नहीं किया। उसको जो फ़ॉलो करते हैं कॉइन्स, जो कि अल्ट कॉइन्स कहलाते हैं, जो कि उसके नीचे जो दूसरी ब्लॉकचेन्स हैं, वो फ़ॉलो करती हैं उसको। हमारा अल्ट उस पे दुनिया दुनिया फ़ायदा उठा रही है। दुनिया फ़ायदा उठा रही है। मेरे ख़्याल में हम जो हैं हमेशा 10 साल लेट ही, हमारी तो टेक्नोलॉजी भी 10 साल लेट आती है। मेरे ख़्याल में इसमें भी हम थोड़ा-सा लेट हो गए हैं, बट अभी भी मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं हुई है। अच्छा एक नॉर्मल इंसान हमारे मुल्क में रहने वाला जो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रह रहा है, क्या वो अपने घर में बैठ के माइनिंग कर सकता है इज़िली? अब पॉसिबल नहीं है। देखिए, माइनिंग के लिए पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए। क्या उसको, आपको पता है कि आपको बिजली के यूनिट कितने हैं, आपको हुँ, पता है। तो एक आम आदमी के लिए, हम तो अपनी लग्ज़री को छोड़ के हम तो खाली बेसिक में फँसे हुए हैं कि भई चीनी 1 किलो कितने की है और आटा 1 किलो जी, कितने का है। बिल्कुल तो वो जो माइनिंग की जो कॉस्ट है, वो उसको नहीं फिर वो अफ़ोर्ड कर पाएगा अफ़ोर्ड कोई कर भी। पाएगा। और जो कर सकते हैं और जो कर रहा था, लाइक आई सेड, तो वहाँ चला गया मुल्क छोड़ के। जो आपको फ़ायदा दिला रहा था, वो तो चला गया मुल्क छोड़ के, बट एक कॉमन मैन कैन नेवर अफ़ोर्ड, कैन नेवर अफ़ोर्ड। कैन नेवर, अच्छा राइट? और जो अफ़ोर्ड कर सकता है, हुँ। क्या उसको पाकिस्तान के कानून की तरफ से कोई मसला तो नहीं होगा, पाकिस्तान के इदारों की तरफ से कि अगर वो माइनिंग कर रहा है तो उसको कोई केसेस-वेसेस जो हैं वो फेस करना पड़ें? कोई देखिए, आम ये तरी तो कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। वक़ार ज़का ने जब ये काम शुरू किया, अब जो उन्होंने इन्फॉर्म किया, तो इस पे ऑब्वियसली सी बात है गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट एक लेवल तक किया। उसके बाद वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने तो नहीं किया था, नहीं किया, वो भी प्रोविंशियल। प्रोविंशियल ने किया था, केपी की गवर्नमेंट ने किया था। तो डिपेंड करता है कि कौन-सी गवर्नमेंट राइट नाउ है जो उसके हक में है। क्योंकि अगर आप ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन देखें, तो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने आके इसको एक्सेप्ट किया, हुँ, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जी, तो इसी तरह से कि एडमिनिस्ट्रेशन में डिपेंड करता है कि इसको क्या इस एसेट को इस फ्यूचर को, क्योंकि मैंने इंटरव्यू पढ़ा था ट्रम्प का 2022 में, उसने कहा था कि इट विल बी द बिटकॉइन विल बी द 12th सेक्टर ऑफ एस-एन-पी। 11वां सेक्टर तो हमारे पास है जिस तरह गोल्ड है। जी। अगर ये 12वां कंसिडर होता है, आप अंदाज़ा लगा लें हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम तो फिर बहुत पीछे रह जाएँगे अगर ये क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो अमेरिका को हम लोग पाकिस्तानी तो अपना कोई माई-बाप समझते हैं, राइट? सो अगर ये भी करते हैं, मैं इसको जैसे ट्रम्प का आप बता रहे हैं, तो पाकिस्तानी तो फिर बहुत पीछे रह जाएँगे, क्या समझते हैं आप? आना चाहिए? देखिए, बाइडेन ने जो गलती करी ना, ट्रम्प वो गलती नहीं कर रहा। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो, आप कह लें कि एक बहुत सारे उनके रिफॉर्म्स थे, उसमें बिटकॉइन शामिल नहीं था या क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन जो थी वो शामिल नहीं थी। ट्रम्प ने आते ही कर दी। और अगर आप दुबई की बात करें, तो वहाँ वो तो टैक्स फ्री कंट्री है, टैक्स फ्री जगह है। टैक्स दुनिया के जितने भी पैसे हैं, वहाँ इन्वेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ टैक्सेस नहीं है। एंड आई केम अक्रॉस अ वीडियो जिस पे सोलाना एक ब्लॉकचेन है, ऑब्वियसली उस ब्लॉकचेन से ट्रेडिंग हुई है, एक गाड़ी खरीदी। आई वाज़ रियली शॉक्ड टू सी दैट कि
अगर मैं आपसे कोई चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ, वो 500 मिलियन की मालियत रखती है, आप अंदाज़ा लगा लें कि उसमें जो मिडल मैन बैठा हुआ है, उसका कमीशन कितना होगा? उसको फ़ीस कितनी जाएगी? कितने पेपर वर्क्स होंगे? कितना टाइम लगेगा? अगर यही काम ब्लिंक ऑफ अ सेकंड में होता है, किसी ऐसी जगह पे, ऐसी कंट्री में जहाँ पे ये चीज़ रेगुलेटरी है, तो आपका टाइम भी बच रहा है, आपका जो है आपकी ट्रांज़ैक्शन सिक्योर भी है और उसका डाटा भी मौजूद है कि अगर आप किसी को दिखाना चाहें कि व्हाट आई बीन थ्रू, व्हाट आई परचेज़्ड, उसका मेरे पास पूरा डाटा है। तो आई थिंक कि जो गलतियाँ पहले लोगों से हुई हैं, आई थिंक कि वो अब लोग, क्योंकि रिग्रेट हमेशा जब इंसान कुछ खो देता है और उसको अंदाज़ा होता है, तो फिर अच्छा चलें, अब ये जैसे ये आपने बात बाइडेन बाइडेन की बात की और अब ट्रम्प आ गए, उनकी पॉलिसी बिल्कुल अलग है, सही है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब आगे अगर ट्रम्प के बाद मिसाल के तौर पे कोई और आता है, तो क्या वो यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी या फिर भी कुछ चेंज आ सकता है? आपको क्या लगता है देखिए आपके? चेंज तो आ चुका है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प की हो या किसी की भी हो, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। ओके, चाहे उसमें वैनगार्ड हो, ग्रे स्केल हो या आपका ब्लैक रॉक हो। ये जब आपने बड़े इंस्टीट्यूशंस को एक दफ़ा शामिल कर लिया, तो इज़ नो वे बैक। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आए, आई थिंक कि ये अब इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग। इन द एंड आना तो हमने भी घूम फिर के यहीं पे ही है, लेकिन हम हमेशा देरी कर देते हैं, हर जगह पे आते-आते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब पाकिस्तान अमेरिका को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता है, जी, यहाँ फ़ायदे हमारे जुड़े हुए हैं बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका से। तो अब जब वहाँ पे एक चीज़ को माना जा रहा है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में आपको नहीं लगता कि इसमें आसानियाँ पैदा होनी चाहिए पाकिस्तान के? मैं समझता हूँ कि जिस तरह भी शायद हमने न्यूज़ में भी सुना था कि इस पे एक बिल भी पास हुआ है। इस पे किसी ने नेशनल असेंबली में? सेनेट, हाँ, ये नेशनल असेंबली में किसी ने बिल पास किया है कि इसको रेगुलेट किया जाए। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो बिल्स तो ये बहुत टाइम से पेश किए जा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हुँ। वकार ज़का भी इस पे काफ़ी जद्दोजहद करता है हर जगह तो पाकिस्तान। एक अपनी टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, वो तो अपनी तहरीक चला के जा रहे थे कि मेरी एक टीम है, वो टीम का ये मोटिव है, ये मंशूर है, आप इसको अलाउ करें, आई विल डू दैट। वो टीम लेकिन तो ख़त्म ही हो गई। वो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ अभी स्टार्ट हो चुकी है। बट ये है कि मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं और हम गलती पर हैं। गलती पे तो हम यकीनन हैं। अच्छा, अब आप मुझे ज़रा ये बताइए कि ये जो मैंने सपोज़ काम करना शुरू किया आज से, ठीक है? तो अब मुझे क्या-क्या चीज़ें जो हैं, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए? बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो हम सुनते हैं कि ट्रेडिंग प्लान हो गया आपका, ठीक है? ग्रीड हो गई, सही है। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट है, जो हम काम करने जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है? ट्रेड जनरल है। तो ज़रा इन इन आप चीज़ों पे ज़रा रोशनी डालें देखिए, प्लीज़। 2 चीज़ें हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया, एक है स्पॉट ट्रेडिंग और एक है फ्यूचर ट्रेडिंग। बिटकॉइन हाल्विंग में ना 4 साल का एक पीरियड होता है, एक साइकिल होती है 4 साल की, जिसमें 2 साल हमेशा मार्केट आपकी डाउन रहती है, सही है। ठीक है? क्योंकि उसमें आपके रिवॉर्ड्स हाफ़ हो जाते हैं, तो फिर आपकी जितनी भी रिवॉर्ड्स, क्योंकि बिटकॉइन पे ही सारा बेस कर रहा है, एक चलिए ही इसको ब्लॉकचेन है। इसको इसको थोड़ा-सा और आसान कर लेते हैं, ठीक है? आप मुझे एक-एक करके बताएँ, ठीक है? ये जो ट्रेडिंग प्लान है, ये क्या होता है? लाइक ये एक बिगिनर के ट्रेडिंग लिए प्लान बेसिकली अगर आप किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करने से पहले ये देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, सही है। कितनी उसकी नेटवर्थ है, क्या वो जो बता रहा है वो चीज़ वाक़ई में है भी या नहीं है? क्योंकि हर किसी का ट्रेडिंग एनालिसिस, उसकी तमाम इंडिकेटर सब डिफरेंट होते हैं। अगर मैं $100 से शुरू कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझसे भी कोई बिगिनर हो, जिसके पास इतने पैसे भी ना हो। जी, बिल्कुल। और जो वो बता रहे हैं कि आप स्टार्ट करें, तो इस तरह से करें, इस तरह से करें। देखें, कोई भी पढ़ाई भी हम करते हैं ना, मैं भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर क्लास लेके घर आ रहा हूँ, तो जो बताया गया खाली वही मैं पढ़ लूँ। मेरी अपनी भी स्टडीज़ है, अपनी भी सेल्फ डेवलपमेंट है। आप यूट्यूब पे जाएँ, आप कोर्सेज़ देखें, 10 लोगों को देखें। और 10 लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं उसको आप पहले फॉलो करें, कि कौन से लोग आपको लगता है कि वाक़ई में सच बोल रहे हैं, एनालाइज़ खुद करें। उसके बाद फिर एक आपने इस तरीके से करें हम। ये इस तरह से करें कि जैसे मैंने अपनी एग्ज़ाम्पल बताई कि मैंने वक़ार ज़का को फॉलो किया। ठीक है। उन्होंने मुझे ये भी कहा और सबको ये कहा कि या तो आप ग्रुप जॉइन कर लें अगर आपको बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता। अब आपको पता है लिटरेसी रेट हमारे कंट्री का जी। क्या है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़नी आती। जी, बिल्कुल। ऑब्वियसली उनको फिर एक रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर कोई पढ़ा-लिखा ऐसी गलतियाँ करे, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो फिर उस जगह फ़ॉल करते हैं कि वो पढ़े-लिखे पर जाहिल ही कहलाएँगे। आपने किसी एक मेंटर को अगर समझते हैं कि आपको लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही नाम है। अगर आपने उनको फ़ॉलो किया,
तो आप उनकी टेक्निकल एनालिसिस देखें और उसके बाद फिर जो आपसे वो कह रहे हैं कि आप स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करके पहले खुद इन्वेस्ट करके देखें, ना कि आप उनके कोर्स को अप्लाई करें, उसके कोर्स को खरीदें, उसके बाद फिर अपने पैसे लगाएं। सही है। जब तक आप पैसा देखें, पैसा तभी बनता है बिजनेस में भी और क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट में भी। ये भी एक बिजनेस है कि जब तक आपके पास, अगर आप 5 लाख हैं तो आप 2 लाख ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि खुदा ना करे कोई रिस्क आप एनालिसिस रिस्क असेसमेंट में हमारे पास सबसे बड़ा डर ये होता है, जैसे हम भागते हैं कि हमें लॉस ना हो जाए। लेकिन बिजनेस का उसूल ये है कि जहाँ लॉस है वहीं आपकी ग्रोथ। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वहीं पे फ़ायदा तो भी है। आपको पहले शुरू के 6 महीने आपने फ्यूचर ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगा। आपने स्पॉट ट्रेडिंग पे स्टार्ट करना है और आपने जो भी कॉइन सेलेक्ट किया है, चाहे वो एआई हो, चाहे वो मीम हो, चाहे वो गेमिंग हो, जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, आपने उसकी यूटिलिटीज़ देखनी है, वो काम क्या कर रहे हैं, उनके फेसबुक पेजेस देखना है, वो कितने एक्टिव है, कितने कॉइन्स उनके जो है मार्केट में जा रहे हैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। उस पे डिपेंड करता है कि उसमें यूज़र्स कितने आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना खरीद रहा है, कितना बेच रहा है। फिर आपने उसके ग्राफ को देखना है एंड एटलीस्ट वो 6 महीने में से 3 महीने आपने खाली चार्ट्स को फॉलो करना है कि चार्ट्स, मूवेबल चार्ट्स 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 2 आवर टाइम फ्रेम पे, यानी 1 डे भी होता है, 1 आवर, 4 आवर, उस पर चार्ट्स किस तरह मूव हो रहा है, कितने लोग इस पे आके अपने पैसे लगा रहे हैं, कितने लोग पैसा लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या शौक लेके आया था इस तरफ, या पैसे बनाने की चाहत आपको लेके आई थी इस क्रिप्टो वाली साइट पे? आप कैसे इस साइट पे आए और फिर आप इतना देखिए, नॉलेज मुझे अपने आप। टर्मिनोलॉजी लेके आई है, उस टर्मिनोलॉजी का नाम है ज़रूरत। और ज़रूरत ऐसी थी कि जब आप खुद इस टेक्निकल साइड से बिलोंग करते हैं और आपके ही अतराफ़ में ये चीज़ें हो रही होती हैं और आप ही को नहीं पता कि क्या है, तो मेरे ख़्याल में जब मैं अपनी रिसर्च फ़ील्ड में आया और मैंने जब एआई पे अपना पहला एमएस थीसिस मैंने अपना किया कंप्लीट, तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं कुछ देयर इज़ समथिंग जो मैं मिस कर रहा हूँ। देन मैं ब्लॉकचेन के बारे में मैंने थोड़ा-सा पढ़ा, तो इसको पढ़ने से ज़्यादा इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और जो आज के दौर में जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग डिजिटाइज़ एसेट्स या बेसिकली जो फिंगर पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, हमारा अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, समझिए आपका डिजिटाइज़ फिंगरप्रिंट लग गया उस पे। तो मुझे ये चीज़ इसलिए इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि एक तो फाइनेंस, कि हुँ, मुझे लगा कि शायद मैं भी इसी मिसकंसेप्शन से आया था कि शायद मैं रातों-रात बहुत पैसे वाला हो बहुत सकता हूँ पैसे बना लेंगे। और मैं कुछ समझे कोई अलादीन का कोई चिराग होगा मेरे हाथ में और मैं जाके बस 1 महीने में फटाफट बोलूँगा, पापा बाहर हैं, एक गाड़ी खड़ी है, ये ब्लैक कलर की है, मैंने आपको गिफ्ट कर दी है। तो ये मिथ में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लर्नेबिलिटी बहुत है, बट ये है कि ऑब्वियसली कि वो जो आपने कहते हैं कि स्लोली आप जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट टाइम बाद ही लगता है। फ़ौरन किसी चीज़ का रिज़ल्ट आपको नहीं नहीं मिलता। मिलता। जी, ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिलती है, ठीक है, बहुत रेयर केसेज़ हैं। अच्छा, ज़रा ग्रीड को भी डिफ़ाइन कर दें प्लीज़ थोड़ा-सा यहाँ पे। देखिए, मार्केट में ना जब सब पैसा लगा लेते हैं, इफ एवरीवन स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, तो उस टाइम पे जो ग्रीड होती है वो आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि सबको पता है कि अब पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक ग्रीडिंग स्केल होता है। कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम पे आप जाएं तो जिसमें ट्रेंडिंग कॉइन्स होते हैं ना, ऊपर एक एक वहाँ पे बटन है, एक वहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है जिसपे ग्रीडिंग के जो परसेंटेज है वो आपको डेली टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा होता है कि आज 78 है, आज 80 है। तो जब ग्रीड आपकी सबसे ज़्यादा हो, पैसा उस वक़्त बन रहा होता है लोगों का। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब आपके पास ₹100 हैं, आपने कहा यार मार्केट अच्छी है, ठीक है, मेरा दोस्त है उसने भी इन्वेस्ट कर दिया, उसने भी इन्वेस्ट कर दिया, मुझे कह रहा है तुम इस पे यूज़ कर लो। अब आपने इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचना है कि ये मार्केट बढ़ तो रही है, लेकिन इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं? क्या कोई ऐसी मीटिंग हुई है जिस पे किसी बारे में बात हुई हो? क्या किसी कंट्री में क्या ब्लॉकचेन या क्रिप्टो रेगुलेट हो गई है? इसका असर क्या है फ्यूचर? क्योंकि जब ग्रीड ज़्यादा होती है, लोग जब आते हैं तो उसमें 80% वो यूज़र होता है, जिसको पता ही नहीं कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, क्या करना है, वो बस सबकी बातें सुन के आ जाता है। तो मार्केट में देयर आर 20 पीपल हू आर स्मार्ट, उस टाइम पे लोग सेल करते हैं और जब ग्रीड कम हो जाती है फिर वहाँ से बाय करते हैं। दैट इज़ व्हाई यू शुड बाय द डिप, नॉट जब आपके पैसे बन रहे हो तब आपने, क्योंकि अगर आप $40 पे आपने बाय कर लिया, इट विल टर्न अराउंड टू 20, लॉस $20। अगर आप 21, 22 पे जब कोई नहीं खरीद रहा, ग्रीड बहुत कम है,
देन यू विल हैव टू बाय। अच्छा, बिज़नेस में एक चीज़ ये भी कही जाती है कि आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपने रुकना कहाँ पे है, ठीक है? शुरू तो आपने कर दिया लेकिन आपको रुकना कहाँ पे है, जी। ठीक है? अब जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, ये अब ग्रीड की जिस तरह आप बात कर रहे थे कि मैं सब चीज़ें देख भी रहा हूँ, तो हमने एक चीज़ को खरीदा, हुँ। ठीक है? हमने वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए। अब क्या यहाँ पे इस बिज़नेस में भी कुछ ऐसा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ तक रुकना है, जिस तरह स्टॉक मार्केट में होता है कि एक शेयर है, वो आप खरीद रहे हैं मिसाल के तौर पे और वो ₹12 ₹13 जा रहा है। हुँ। अब आपने कहा कि ₹14 से ऊपर आपके कान में खबर होती है कि अगर ये जाए ₹14 से ऊपर, तो फिर आपने रुक जाना है या उसके बाद इसके पीछे वापस आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो ये इसको तो फिर इंटरनेशनल मार्केट को फ़ॉलो करना पड़ेगा, क्रिप्टो में अगर आप कहीं पे जाके रुकना चाह रहे हैं या नहीं देखिए, एक करेंसी है फियाट और एक है डिजिटल। देखिए, सही है। 1913 में सारे बैंक्स इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मॉनेटरी सिस्टम को ना एक पावर दे दी। एक इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे बैंक्स को पावर दे दी गई कि अब आपने कंट्रोल करना है फियाट को। यानी अब आप गौर करें, अभी कोविड गुज़रा है हुँ, 2019 में। हमने ये सुना था कोविड से 100 साल पहले एक फ्लू आया था दैट इज़ कॉल्ड स्पेनिश फ्लू, ठीक है? मैं ये समझता हूँ कि जो फियाट करेंसी है, वो इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल है और वो स्कैम है, इन माय ओपिनियन। क्यों? क्योंकि उस पे कोई भी डिसेंट्रलाइज़ कह लें कि कोई सिस्टम नहीं है कि जिसको एक बंदा नहीं सब लोग मिल के होल्ड कर रहे हो। सो अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हैं फियाट से, स्टॉक एक्सचेंज जैसे आपने बात करी, तो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है और यही चीज़ एक फ़ियर है उन लोगों के लिए जो कि फियाट में और ऑब्वियसली एक स्टॉक एक्सचेंज फियाट की जो है ट्रेडिंग है, जो बाइंग और सेलिंग के एसेट्स होते हैं, कमोडिटीज़ होती हैं और जो क्रिप्टो है वो एक ब्लॉकचेन की बाइंग एंड सेलिंग और कमोडिटीज़ जो भी है, वो है। तो दोनों का ताल्लुक बहुत कोई तब आप कह लें कि एक ज़मीन और एक सातवाँ आसमान है। सो गवर्नमेंट को आई थिंक ये समझना होगा कि ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हमारे जो बड़े हैं उनको समझना होगा कि फियाट इज़ वेरी डिफरेंट एंड डिजिटल एसेट्स वेरी डिफरेंट। क्योंकि 2017 में हमारी जो नेबरिंग कंट्री इंडिया, वो जो है इंडिया कर रही है इसमें, इंडिया तो इंडिया नहीं कर रही है अभी फ़िलहाल। इंडिया का भी वही वही स्टेटस है जो है पाकिस्तान का है। बट इंडिया हैव मोर पीपल देन अस, राइट? की जो पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, तो उनकी होल्डिंग भी हमसे ज़्यादा है। हुँ, बट इंडिया जो है ना वो 2017 के बाद वो डिजिटल इंडिया हो चुका था क्योंकि उनके यहाँ तो सब्ज़ी वाले के पास भी बारकोड लगा हुआ है। जी बिल्कुल लगा हुआ तो ये चीज़ें भी अगर आप देखें तो वी आर गोइंग टू बी कैशलेस सोसाइटी समडे। है। बिल्कुल ऐसे ही सो इसलिए है। फियाट करेंसीज़ जो हैं वो आपकी अगर फियाट में ही अगर उनको उनको बाय और सेल करते हैं तो आई थिंक कि वो भी अब हम लोग कैशलेस की तरफ ही जाएँगे। तो ऑब्वियसली जो डिजिटल एसेट्स हैं हमारे, वो तो बनते ही जा रहे हैं हमारे आगे। तो फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड ही हो रहे हैं वो। सही। अच्छा साद भाई मुझे ये बताएँ, ये जो बाइनेंस है, ये तो कोई भी इंसान घर पे बैठे-बैठे प्ले स्टोर पे जाए, बाइनेंस को हुँ, डाउनलोड कर ले बिल्कुल, अपने फ़ोन में, बिल्कुल। ठीक है? और वहाँ से वो शुरू कर दे। ज़रा इस पे भी आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए जब बात होती है ना डिसेंट्रलाइज़ की, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने कोई बाइंग और सेलिंग करनी है, तो जिस तरह व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं, हुँ, एक एप्लीकेशन आपको चाहे आप आईओएस यूज़र हैं, चाहे आप एंड्रॉइड हैं, एंड्रॉइड। आपने डाउनलोड किया, आपने अपना अकाउंट बनाया, वेरीफ़ाई कर लिया। अब उस पे जो आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ सेंट्रलाइज़्ड क्योंकि बाइनेंस का मूड हुआ कि मैं कल घर जा रहा हूँ, अपना पूरा अकाउंट बंद करके जा रहा हूँ, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो $3000 हो या $200 हो, उसकी कोई गारंटी नहीं वो लेके पैसा चला जाए। वो लेके जा सकते वो हैं। लेके जा सकता है। उसके लिए वॉलेट्स होते हैं दैट इज़ डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है मेटामास्क। अगर आप गूगल करें तो टॉप 5 कोई भी, आप सेंट्रलाइज़्ड वॉलेट भी ढूँढ सकते हैं और डिसेंट्रलाइज़्ड भी ढूँढ सकते हैं। बिटगेट वॉलेट भी है, सेंट्रलाइज़्ड और डिसेंट्रलाइज़्ड। ओके, इसी तरह से मेटामास्क सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि इथेरियम के लिए सबसे ज़्यादा जब सबसे ज़्यादा इथेरियम होल्डिंग उसमें है। ओके। डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट्स में अगर आपने अपना अकाउंट बनाया और आपने उसमें अपनी जो भी आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके $3000 हैं, आपने बाइनेंस जो कि सेंट्रलाइज़्ड है, उसे ट्रांसफ़र करके डिसेंट्रलाइज़्ड में आपने मुंतकिल कर दिया। तो जिस तरह हम अपने ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं, साइन आउट करके फिर हम कहते हैं कि यार फॉरगेट यूज़र नेम करेंगे तो हमारे पास एक ओटीपी आ जाएगा, वी विल जनरेट अनदर अनदर रिकवर कर सकते हैं जी। अनदर पासवर्ड। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक कीज़ मिलेंगी, जो कि 14 वर्ड्स की सेंटेंस की कीज़ होंगी। अगर वो आपके फ्रेंड के हाथ लग जाए, आपके भाई के हाथ लग जाए, किसी थर्ड पर्सन के हाथ लग जाए, उस कीज़ को ना आप कभी रिकवर कर सकते हैं,
ना अगर वो मिस हो गई तो वो कभी दोबारा आपको मिलेगी, ना किसी भी आपकी ईमेल, किसी ओटीपी, किसी नंबर, किसी अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र की जाएगी कि ये आपका जो है, ये आप इसको रिकवर कर लें। देयर इज़ नो वे बैक अगर वो आपसे लॉस्ट हो गई। तो डिसेंट्रलाइज़ का मकसद ही यही है कि वो आप और मैं जिस जगह पे अकाउंट में से मेटामास्क के यूज़र आप भी हैं, मैं भी हूँ, आपकी अलग कीज़ है, मेरी अलग कीज़ है। बट हमें पता है कि हमारे जो शेयर्स हैं, जो हमारा एसेट है, वो सेफ है, वो पब्लिक भी है, हाइड भी है। मैं आपको अपनी की दूँगा, आप मेरे पब्लिक की से देख सकते हैं मेरी नेटवर्थ क्या है, बट आप कभी उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं है। बाइनेंस पे थर्ड पार्टी है, बिटगेट पे थर्ड पार्टी है। इसी तरह से आपका कुकॉइन जो जितने भी है, कुछ ऐसे हैं मार्केट्स में जो कि अच्छे टर्म्स में नहीं आते। बहुत से ऐसे आपके सेंट्रलाइज़ आपके वॉलेट्स हैं, जो दे आर नॉट विद द गुड नेम द कुछ मार्केट। कुछ नाम ले दें उन कुकॉइन है और फिर उसके बारे में आई डोंट थिंक सो कि इतना अच्छा, बताना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक हो सकता है। ठीक है। सो आपने सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ का ख्याल करना है और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल करें। लेकिन उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे पैसे विथड्रॉ कर लूँ, तो आपने ये देखना है कि आपको जिस पैसे से ट्रेड करना है, खाली आप वो अपने सेंट्रलाइज़ वॉलेट में रखें और जिससे ट्रेड नहीं करना, वो आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग है। चाहे वो कोई डॉज कॉइन हो, चाहे मीम कॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, ठीक है? सही। वो आपने डिसेंट्रलाइज़ में ट्रांसफ़र कर दिया फॉर द सेफ साइड कि वो वक़्त के साथ-साथ मेरा जो एक एसेट है वो बढ़ रहा है, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो सेंट्रलाइज़ पे कर। नहीं, अब देखें, अब जैसे मैं लेट्स सपोज़ बाइनेंस पे मैं काम कर रहा हूँ। हुँ, अब मुझे जो मेरे प्रॉफ़िट्स बने, मैं उसको विथड्रॉ करना चाहता हुँ। हूँ। तो उसका क्या तरीका होता है विथड्रॉ करने का? किस तरीके से कर सकते हैं? या पाकिस्तान में बैठ के मिसाल के तौर पे कि मैं बिटकॉइन में छोटा-मोटा कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसपे अगर मेरा कुछ प्रॉफ़िट बनता है तो मैं कैसे निकालूँगा इसको? देखिए, अभी फ़िलहाल क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम बैंक से खरीदें या बैंक से हम क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज़ एक हमारा एक इकोसिस्टम है। तो अगर आपने मुझसे कोई एसेट्स खरीदने हैं, आपका और मेरा एक एड्रेस होगा। उस है। एड्रेस पे मैंने आपको अपने एसेट्स बेचने हैं और जो आपके पैसे हैं, वो मैं किसी और मीडियम से वो मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन हो, चाहे वो फ़िज़िकल हो या चाहे वो एक टर्म आती है दैट इज़ कॉल्ड पी टू पी ट्रेडिंग, पर्सन टू पर्सन। ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर आप एक एक अकाउंट होल्डर हैं ऑफ बाइनेंस और मैं एक अकाउंट होल्डर ऑफ बाइनेंस, तो मैं आपको कहूँगा कि भाई आई एम रिलीजिंग दैट मच यूएसडीटी, यूएस डॉलर्स, सही है। इट कैन बी यूएसडीसी एज़ वेल क्योंकि अब तो यूएसडीटी खत्म हो रहा है। जी, जी। तो मैं आपको फियाट दूँगा, यू विल गिव मी द डिजिटल एसेट्स। ओके, सेम वे हम इस तरह से इसको पी टू पी ट्रेडिंग कहते हैं जो कि पाकिस्तान में तो इसी तरह से ये तो यही इसी तरीका तरह है, से। जो भी बाइनेंस पे काम कर रहे हैं, अगर उनको हार्ड कैश चाहिए होगा तो वो इसी तरीके से हार्ड कैश ले, ऐसे ही है, राइट? है। अच्छा साद भाई, अब हम फाइनली इसको कंक्लूड करेंगे, हुँ, ठीक है? हमारे देखने वालों के लिए बस आपने बहुत ब्रीफली सब कुछ बताया है। लास्ट में बस इसको कंक्लूड करते वक़्त आप बता दें कि हम स्टेप वाइज़ कि कहाँ से एक बिगिनर ने किस तरीके से एंट्री लेनी है, ठीक है? और उसके बाद उसका दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, हुँ। तीसरा क्या होना चाहिए, फिर आपकी ज़हमतों को हम तमाम करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करें आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखें, उस पे सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कर लें आपके कितने जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके एक बाइनेंस वॉलेट है, तो सबसे ज़्यादा टॉप पे है अभी सो राइट नाउ, ठीक है? ठीक है, यू कैन पाकिस्तान। सेलेक्ट पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से ठीक बाहर है। भी, ग्लोबली ऑब्वियसली सबसे नंबर 1 पे बाइनेंस आपका है, बाइनेंस। ठीक है? बाइनेंस के अलावा बिटगेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसानी हो। आपने सिंपली साइन अप कैसे करना है, उसका ट्यूटोरियल देखना है, जो कि बहुत कॉमन है। हम नॉर्मली अकाउंट्स बनाते हैं तो यूट्यूब से देखा जा सकता है। एग्जैक्टली और वेरीफाई करना है आपने। वेरीफाई जब हो जाएगा आपका अकाउंट, फिर इसमें आपने फंड्स ऐड करना है, ठीक है? इट कैन बी स्टार्ट विद $10, ठीक है? ओके, मिनिमम $10 है, अगर आपकी हैसियत अगर है ज़्यादा तो आप मिनिमम फिर भी अकाउंट से स्टार्ट करें। अब आपने ऐड फंड्स कैसे करने हैं, उसका तरीका पाकिस्तान में पी टू पी ट्रेड का है, पर्सन टू पर्सन। वहाँ पे आपको यूएसडीटी और फियाट के बदले में आपको आपके जो एसेट्स हैं, वो आपको रिलीज़ किए जाते हैं और फिर उस एसेट से आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स खरीद सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स को परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग का बिगिनर बस यही है, बिगिनर्स के लिए मैं कहूँगा कि आपने देख लिया कि आपने अकाउंट कैसे बना लिया, वेरीफाई कर लिया, ऐड फंड्स कर लिया आपने। नाउ व्हाट? स्टार्ट विद द स्पॉट ट्रेडिंग, ओके। ठीक है? एंड स्टार्ट लुकिंग टू कॉइन मार्केट गैप डॉट डॉट कॉम, ठीक है? उस पे जाके आपने ट्रेंडिंग कॉइन्स देखने कौन-कौन से हैं हुँ, और हुँ। आप उसमें कौन से कॉइन्स क्योंकि देखें, एक तो कॉइन की जो प्राइसेज़ होती हैं वो काफ़ी हाई होती हैं। जैसे ऑब्वियसली बिटकॉइन क्रॉस लाइक 105,000, जी, लेकिन आपने देखना है कि कोई लो कैप कॉइन कौन-सा, लो प्राइस कॉइन कौन-सा, ठीक है? उसकी मार्केट कैप देखनी है, कितने यूज़र्स हैं, उनका फेसबुक पेज क्या है, कोई भी एआई हो, मीम हो, कोई एक ले लें।
और उसके बाद उसके बारे में रिसर्च करें, उसका चार्ट देखें, ठीक है? कि उस पे कितने लोग यूज़र्स हैं, कितने लोग आके उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग इस जो है वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। यही चीज़ अगर आपको तब भी समझ में नहीं आती, आप किसी मेंटोर को ले लें, ठीक है? ठीक उनको है। फॉलो करें, वो क्या इस बारे में बता रहे हैं? क्या आप जो कर रहे हैं और जो वो बता रहे हैं, क्या वो पैरेलल में है? क्या वो आपसे ये डिमांड तो नहीं कर रहे कि जो वो कह रहे हैं आप खाली वो करें? हुँ, आपकी अपनी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और आपका अपना, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, जी, कोई दूसरा बिल्कुल नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। तो बस आपने स्टार्टिंग खुद से करनी है, स्टार्ट लेना है आपने मिनिमम अमाउंट से और हुँ, उसके बाद फिर आपने देखना है कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, और कम से कम 6 महीना आपने कोई फ्यूचर ट्रेड को हाथ नहीं लगाना। शुरू के 3 महीने आपने ट्रेड करना है और देखना है कि मेरे जो एसेट्स हैं, वो किस तरह से जो है वो अप एंड डाउन हो रहे हैं और क्या मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है। और सबसे बढ़ के जो कि आई थिंक ये जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो है वो करते हैं, वो ये है कि वो मार्केट में नहीं होते। मार्केट जो ट्रेंडिंग मार्केट है, जैसे अभी इनॉग्रेशन हुई, उससे पहले मीटिंग्स होती हैं, एलन मस्क, जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मार्केट को होल्ड किए हैं, मार्केट चला रहे हैं, इनके बारे में पढ़ें आप कि ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी ये है। बहुत ज़रूरी है, रिफ्लेक्ट करता है हर कॉइन पे, हर यूज़र पे। अगर एक इंस्टीट्यूशन एक कॉइन की तरफ जाएगा, तो सब जाएँगे। अब आपने देखना है कि उसका आगे का क्या लाएँ-मोल है। अभी तो सब जा रहे हैं, व्हाट्स नेक्स्ट? थोड़ा-सा स्मार्ट आपको एंड पेशेंस ऑब्वियसली। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। पेशेंस। ओवरनाइट सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी आपको। थैंक यू साद भाई, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। इट आप वाज़ अ वंडरफुल इंटरव्यू विथ यू। थैंक यू। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी, बात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। ओके सो नाज़रीन, ये था बिज़नेस अनलॉक्ड विद शहरयार सैयद का एपिसोड 1, जिसको हम फाइनली इख्तिताम करते हैं। जहाँ हमारे मुल्क में बेशुमार मसाइल आवाम को दरपेश हैं, वहीं जो सबसे बड़ा मसला है वो बेरोज़गारी है। और लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, जिनके पास वसाइल हैं उनको ये समझ नहीं आता अक्सर कि हम कहाँ से शुरू करें और किस तरह से शुरू करें। हम किसको अपना मेंटोर बनाएँ और किसको अपना मेंटोर ना बनाएँ। ये जो सिलसिला हमने द क्रेसेंट पर्सपेक्टिव पे शुरू किया है, बिज़नेस अनलॉक्ड विद शहरयार सैयद, इस शो में हम दावत दिया करेंगे एक्सपर्ट्स को जो यहाँ पे आएँगे और आप लोगों से अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएँगे जिन फ़ील्ड्स में वो एक्सपर्ट हैं, आपको बिज़नेस करने का तरीका बताएँगे उन फ़ील्ड्स में। तो इससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ऑल वी वांट इज़ चेंज इन योर लाइफ। आप अपने हालात को बदलें, आप चीज़ों को अपने लिए बेहतर बनाएँ, अपनी फैमिली के लिए बेहतर बनाएँ। हमारे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। अगर इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम किसी के काम आ सकते हैं, तो हम इस तरह से ज़रूर आएँगे। और ये वो वाहिद तरीका मैं समझता हूँ कि है कि जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है। अगर पाकिस्तान में रहने वाले तरक्की करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तरक्की करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीक में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।